अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 92 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। सवारियां पूरी करने के लिए तशरीफ़ लाएं अड्डे पे, 351 पे, पेज 351 IS 37। प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग हमने कर लिया था न्यूमेरिकली, थ्रेटिकली ज़रा उसको जल्दी से देख लेते हैं। पेज 351 पे तशरीफ़ लाइए। इफ्रिक 1 बेटा असल में पहले IASs होते थे और अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती थी तो SIC आया करते थे, जैसे आपने SIC 32 पढ़ा था, ठीक है। फिर जब से IFRSs अब आने लग गए तो IFRSs आने लग गए तो अब जो कोई इंटरप्रिटेशन कोई क्लैरिफिकेशन आए तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है वो इशू करती है। तो इफ्रिक 1 जो है वो आप पढ़ रहे थे, जैसे SIC 32 वो क्या था, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी होती थी पहले, बस नाम बदल गया ना उसका भी, ठीक है। तो जो आपने वेबसाइट कॉस्ट पढ़ा था वो SIC 32 था। अब IFRSs चूँकि आ रहे हैं, अब नया स्टैंडर्ड IAS नहीं आते, IFRSs आते हैं। तो इसी तरह से क्लैरिफिकेशन कोई आए, किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग का IS 37 आपने सारा पढ़ लिया, कोई ज़्यादा क्लियर उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो उसके ऊपर फिर ये इफ्रिक 1 आया था जिसने आपको वो अकाउंटिंग सिखाई है जो अकाउंटिंग आपने पढ़ ली है, पढ़ी थी कि कॉस्ट मॉडल है तो प्रोविजन के अंदर चेंज आए तो एसेट को हिट करेगा, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो प्रोविजन का चेंज एसेट को हिट नहीं करेगा। याद है ना, लाल पीला नीला, कैड़ा सी, लाल और नीला सी, ठीक है। चले, तो ये आपने इफ्रिक 1 थ्योरेटिकल डिस्कशन इसकी है। इफ्रिक 1 क्या है जी, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लायबिलिटी। इसमें कहता है इफ्रिक 1 द इंटरप्रिटेशन अप्लाइज टू चेंजेस इन मेजरमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डी कमीशनिंग या रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज, ठीक है। डी कमीशनिंग भी कहते थे इसको, रिस्टोरेशन भी कहते थे, या इस तरह की कोई और आ जाए तो, ठीक है। दैट इज बोथ रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE और पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, ठीक है। मतलब लीज एसेट के अंदर भी प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग को आपको याद है कि हमने ऐड किया करते थे। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में हमने कहा था जी क्या क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ये PV ऑफ LP होता है, IDC होता है, और इंस्टॉलेशन होता है, और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से जैसे ओन्ड एसेट में PPE में डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट हुआ, ऐसे ही लीज एसेट के अंदर भी अगर कोई डी कमीशनिंग की आपके ऊपर लीगल लायबिलिटी है तो आप उसको राइट ऑफ यूज में डेबिट करके प्रोविजन में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अब वो कह रहा है असल में ये रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी जो कि रिकॉर्ड होती हैं बोथ एज कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE और राइट ऑफ यूज एंड आ लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि आप क्या एंट्री करते होते थे, आप क्या एंट्री करते थे इन अकॉर्डेंस IS 37, ठीक है। आप एंट्री करते थे PPE डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है, ये उसने कहा है, ठीक है। PPE डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, या यहीं पर राइट ऑफ यूज भी हो सकता था, तो राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है जी। पेज 351 है जी, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है द इंटरप्रिटेशन एड्रेसेस हाउ द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स दैट चेंज मेजरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग DR एंड SL क्या है, DR है ये डी कमीशनिंग, रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज, बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एड्रेसेस हाउ इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स दैट चेंज मेजरमेंट ऑफ डी कमीशनिंग या रिस्टोरेशन कॉज सिमिलर लायबिलिटी शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन एस्टीमेट, एज अ चेंज इन एस्टिमेटेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन, या change in current market based discount rate, या an increase that reflects the passage of time। ये तीन ही तो चीज़ें थी बेटा, ठीक है। एस्टिमेटेड आउटफ्लो चेंज हो रहा है, मतलब मजदूरों को जो पैसे देने थे, मजदूरों के पैसे, इनमें कोई चेंज आ जाए इसको डील करता है, या इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का चेंज, ऐसे ही था ना, ये दो चीज़ें होती थी जो आपको चेंज इन एस्टिमेट्स को कहते थे। या तीसरी चीज़ क्या है,
इंक्रीज दैट रिफ्लेक्ट्स पैसेज ऑफ टाइम, ये चेंज है, ये भी चेंज है। मतलब प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के अंदर चेंज आ जाता था। अगर मजदूर ज्यादा पैसे मांगते थे तो बढ़ जाती थी, कम मांगते थे तो कम हो जाती थी, तो इसमें चेंज आ सकता है। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो प्रोविजन के अंदर चेंज है। लेकिन तीसरी जो चीज थी वो कोई भी वो चेंज नहीं होता था, वो सिर्फ इंक्रीज होता था। वो क्या था? वक्त गुजरने की वजह से इंटरेस्ट का आना, वो तो हमेशा ही प्रोविजन को बढ़ाता था। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है? इंक्रीज दैट रिफ्लेक्ट्स पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जो आप एंट्री करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, ये तो आप प्रोविजन क्रेडिट भी कर लेते थे, प्रोविजन डेबिट भी होती थी इसमें। प्रोविजन क्रेडिट चेंज होता था, चेंज इन एस्टीमेट, लेकिन ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं होता था, ये सिर्फ क्या होता था? इंक्रीज होता था। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब अगर एसेट को आप होल्ड करते हैं, कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और प्रोविजन, दरमियान में कुछ भी नहीं होता था, ऐसे ही है। तो इसमें आपको इतना पता है, ये बातें तो आपको पता है, बस जो एडिशनल बातें थोड़ी बहुत है ना एमसीक्यूज के पॉइंट पे, वो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कि इसमें चेंज अगर आता था प्रोविजन के अंदर, ठीक है, तो प्रोविजन का बढ़ना, प्रोविजन क्रेडिट करके एसेट को डेबिट करते थे, या प्रोविजन की कमी, ये प्रोविजन का कम होना, डेबिट करके एसेट को भी क्रेडिट करते थे, ये चेंज आ जाता था। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब इसने यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो कहता है अगर एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट प्रोविजन में और डेबिट एसेट में। ठीक है, इंक्रीज की एंट्री क्या है? ये क्रेडिट प्रोविजन, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये एंट्री करते थे ना, प्रोविजन क्रेडिट और एसेट डेबिट। ठीक है, अच्छा, इन अबव केस वी में कंसिडर पासिंग एसेट थ्रू, क्या मतलब? ये असल में पढ़ाना था। ठीक है, क्या मतलब? मतलब कि आपका एसेट प्रोविजन के बढ़ने की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। एसेट क्या हो रहा है? डेबिट। और आपको पता है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर आपको रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू को, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना होता है। लेट्स से रिकवरेबल अमाउंट 180 थी और पहले कैरिंग अमाउंट 170 थी, तो इंपेयरमेंट नहीं थी। लेकिन आपके चेंज इन प्रोविजन की वजह से आपका एसेट बढ़ रहा है, कहीं इतना तो नहीं बढ़ गया कि इंपेयरमेंट आ गई। तो अगर आपकी इंक्रीज इन लायबिलिटी आए, और चूंकि इंक्रीज या डिक्रीज इन लायबिलिटी एसेट को छेड़ देता है, तो एसेट की लायबिलिटी की प्रोविजन के अंदर इंक्रीज जो है, जिसने एसेट को बढ़ाना है, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो अप्रोप्रिएट है कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट से भी एसेट को गुजार लें। अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, दूसरा केस क्या होता है जी? दूसरा केस क्या होता है जी? डिक्रीज इन लायबिलिटी। मैंने कहा जी अगर डिक्रीज हो लायबिलिटी तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन क्रेडिट और एसेट भी क्रेडिट। अब यहां पर एक सिचुएशन दूसरी आ सकती है। ये पहली सिचुएशन समझ आ गई? पहली सिचुएशन समझ आ गई है कि अगर ये काम है तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, और अगर ये काम है तो क्या करो? इसको बाद में पढ़ना। एंट्री तो समझ आ रही है ना? एंट्री क्या है? प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, दोनों काम हुए, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब अगली लाइन नहीं पढ़नी, पहले जरा एग्जांपल देखो। एक सवाल है, क्वेश्चन बनाते हैं। सवारियां पूरी हो गई हैं वैसे, फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं बस। अच्छा, एक एसेट है जनाब, उस एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो 70 रुपये, ठीक है जी, और प्रोविजन में जो डिक्रीज आया, प्रोविजन का जो डिक्रीज आया, कैरिंग अमाउंट 70 थी, प्रोविजन डिक्रीज हो गई जनाब हमारी लेट्स से 100 रुपये से। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। एसेट डेप्रिशिएट होते 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 कम हो चुका था, और फिर प्रोविजन के अंदर एक डिक्रीज आया, बहुत ही ज़्यादा आ गया। ठीक है, शायद कोई ऐसी मशीन आ गई जो पहले 10 लाख मजदूरों को दे के हमने रिस्टोर करानी साइट, अब वो 1 लाख में हो जाएगा। बहुत ही कमी आ गई, एकदम से शदीद कमी आ गई। इतनी कमी आई, इतनी कमी आई, इतनी कमी आई कि अगर पूरी कमी को रिकॉर्ड करें प्रोविजन डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो एसेट तो नेगेटिव हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है, ये फ्रिक कहता है सोल्यूशन, कि आपने क्या करना है, आपने प्रोविजन को तो डेबिट करना है 100 से ही, 100 की कमी जो है, ठीक है, और एसेट में पड़ा ही कितना है? 70, तो बाकी फिर
हाँ, बाकी P&L के अंदर आप बैलेंसिंग गेन ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जो अब आप कहते हो कि नहीं पढ़ानी। अब आप क्या, मैं कह रहा था 2 दिन से इफ्रिक पढ़ा दूँ, तो अभी इंशाल्लाह जब शाम में मिलेंगे तो अगला सफ़ा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल समझानी है, लेकिन फिलहाल ये बात भी समझ आ गई। अब पढ़ लो। अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो एंट्री तो होगी प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन अगली बात पढ़ो क्या कहता है। इन अबव केस, यानी अगर ये हो, इफ एसेट फॉल्स बिलो जीरो, अगर एसेट जीरो से नीचे जाने की तरफ चल रहा है, देन एक्सेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और भाई समझ आ गई बात। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो अप्रोप्रिएट होगा, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही होती है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो ध्यान ये रखना, जीरो से नीचे ना जाने देना। नेगेटिव एसेट कुछ नहीं होता, मैक्सिमम क्या है, जीरो कर दो, एसेट खत्म हो गया। लेकिन उसके अलावा वाला प्रोविजन में तो कमी आ गई ना, उसके अलावा वाला कहाँ ले जाओ, P&L में, ठीक है। इसकी पिक्टूरे ले लें। ये जनाब पेज 351 हो गया। चलते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। सवारियाँ मेरी पूरी हो गई हैं। ऐसे ही आप रोज़ लेट आते रहे, मैं ऐसी सारी थ्योरी रोज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके क्या मतलब, तो तुम फिर कब पढ़ोगे? ये तो अपलोड भी नहीं होती, ये वाली जो थोड़ी सी बात होती है। हूँ मैं रोज़ है तो पीसेस कट के अपलोड करा, अच्छा लगता है। वैसे आज भाई यहाँ तक नोट कर लें, आज का अपलोड कौन कौन लेट आया है, वैसे किस किस को ये ज़रूरत है कि ये अभी तक के जो 15 मिनट हैं ये अपलोड हो जाए, हाथ खड़ा करें, कर दें आज। और कल से ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। और रोज़ ऐसा होना है अब, ठीक है। 35 पे आ जाए करें, 5 मिनट मेरा वेट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं 35 पे आ गया तो फ़ायदा सबको हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक टाइम नोट कर लें। और ये अभी जो है ना, इसको क्या 92 था, 92 स्टार्ट 15 मिनट्स, ये नाम रखना, ताकि उनको ये वो पूरा लेक्चर नहीं है। अच्छा जी, दिल तो बड़ा कर रहा है, ये भी फड़का दें, लेकिन अब ये ना हो कि हम अपने मकसद से हट जाएं। तो इंशाल्लाह ये जब हम